चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, ठीक है। टॉपिक कौन सा चल रहा है? अपवाह तंत्र। आज उम्मीद है कि मैं इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, क्लोज कर दूंगा पूरा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैप देख लेते हैं। एक बार मैप देख लीजिए। चर्चा किसकी होती है? अपवाह तंत्र में ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? ये आपका है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब कभी चर्चा होती है सिंधु नदी तंत्र की तो आपके दिमाग में ये फिगर बनना चाहिए कि सिंधु नदी में आकर के 5 नदियाँ आकर के मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इससे क्या बनता है? सिंधु नदी तंत्र बनता है। उसके बाद आता है गंगा नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? गंगा नदी तंत्र। इसमें क्या होता है देखिए, ये वाला पूरा पोर्शन है ना। इसमें जो गंगा नदी होती है, उसके बाद यमुना नदी होती है, यमुना में आकर के कई और नदियाँ मिलती हैं। गंगा में भी बाएं साइड से दाएं साइड से कई नदियाँ आकर के मिलती हैं, तभी जाकर के एक जो है गंगा नदी तंत्र बनता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका ब्रह्मपुत्र, ये वाला। ये जो ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, ये ऐसे से घूमते हुए आती है, ऐसे से कहाँ पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। उसके बाद कुछ और नदियाँ देख लीजिए अगर आपको देखना हो तो। ये देखिए महानदी अलग से ये यहाँ पर है। अब आप ये डाउट मत हो जाए कि महानदी है कहाँ पर, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कि महानदी यहाँ पर है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आता है आपका ये वाली नदी। इधर देखिए कुछ नदी हैं, साबरमती, लूनी, माही, तापी, नर्मदा, पेनगंगा, गोदावरी। इसे याद रखिएगा, है ना। ये सब रिवीजन के तौर पे याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में ये सब फेवरेट होते हैं तो आते हैं। चलिए हम अपने जो है अब मेन पॉइंट चलते हैं, ठीक है। कहाँ तक पहुँचे हुए थे? ये शायद ये वाला पॉइंट हो चुका था कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास, ये हो चुका था पिछले वीडियो में। अब ये शुरू कर रहे हैं इसके आगे का। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र ये क्या है? चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रायद्वीप के बारे में बात हो रही है तो आपको ये बात पता होना चाहिए, हाँ प्रायद्वीप कहाँ पर है ना। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब इसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी शुरुआत हो रही है? सबसे पहले शुरुआत हो रही है महानदी की ही। तो महानदी के बारे में क्या है, थोड़ा सा इसको देखा जाए। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और ओडिशा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर दी। मैंने अभी मैप में दिखाया था आपको महानदी कहाँ पर है, आप लोकेशन से पता लगा लेंगे हाँ महानदी कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आता है कि यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 851 किलोमीटर, जो कि बहुत जरूरी नहीं। कभी कभी कंपैरिजन के लिए आता था, भले समझ में आ जाता कि कौन सी लंबी सबसे है, कौन सी छोटी है, इसके लिए भले यूज कर लीजिए कि किसकी लंबाई कितनी है, बाकी और कहीं जरूरत नहीं इसकी। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बस वैसे सुन लीजिए। इसके निचले मार्ग में ये लाइन ध्यान रखिएगा, कभी कभी मेंस जब आप लिखेंगे तो मेंस में ऐसे लाइन का प्रयोग किया जा सकता है कि इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन होता है। उसके बाद क्या? इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53%, ये ध्यान रखिएगा, है ना। किस नदी की बात हो रही है? ये बात हो रही है किसकी? महानदी की, ठीक है। तो इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग ओडिशा राज्य में विस्तृत है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है गोदावरी। अब गोदावरी के बारे में देख लीजिए कुछ लाइन कि अगर मेंस में भी लिखने का है गोदावरी के बारे में या कभी महानदी के बारे में लिखने का है तो आपको पता होना चाहिए 2-4 लाइन के हाँ क्या क्या लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में आएगा तो हो ही जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा कुछ टफ ना पूछे तो वैसे भी एनसीईआरटी काम चल जाता है, ठीक है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या है?
यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है, मतलब महाराष्ट्र निकलती है, वहाँ से बहते हुए आती है बंगाल खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। ठीक है, यह लिखिए, इसका भी लंबाई दिया था आपको, अगर याद रखना है तो याद रखिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग, कितना, 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और शेष भाग आंध्र प्रदेश पड़ता है। मतलब क्या, मतलब अगर आपकी बात की जाए कहाँ कहाँ पर यह फैला हुआ है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। वैसे भी मैप में जाकर देखेंगे तो मैप में जाकर देखेंगे कन्फर्म और हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कहाँ तक पहुँचे ये, उसके बाद आता है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है इसकी सहायक नदी में, है ना। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। अब देखिए, पोलावरम के दक्षिण, क्या, पोलावरम के दक्षिण में जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं, गोदावरी एक सदृश प्रपात की रचना करती है। ठीक है, इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। कहाँ पर, डेल्टाई, जो डेल्टा बनाती है वहीं उसी के पास में जो है नौ संचालन संभव है, ध्यान रखिएगा चीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, राजामुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पर, राजामुंद्री, ये ध्यान रखिएगा। इसके तो राजामुंद्री, यहाँ से क्या होता है कि नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और एक जो है वृहद डेल्टा का निर्माण करती है, एक बड़े मतलब डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद आता है कृष्णा। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। किसकी बात हो रही है, कृष्णा की बात हो रही है। जो सह्याद्री, दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय, मतलब कि एक तो गोदावरी थी, अब उसके बाद कृष्णा, अब ये दूसरी है बड़ी नदी। ठीक है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर निकट निकलती है, इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि अगर बात करें कृष्णा की कुछ सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये ध्यान रखिए, कौन कौन सी, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का, इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में। कितना, 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कहाँ पर, कर्नाटक में, और 29% भाग कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी, कावेरी नदी, कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या कहा, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आंकड़े बस, इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, है ना। उसको क्या, हम प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ अन्य नदी लगभग सारा साल बहती है। क्या कहा कि प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा जो है कम उतार चढ़ाव, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। ठीक है, और क्या है कि जो है इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून, ध्यान रखिए एक चीज, गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ये लाइन समझ लो। अगर आप मुझसे पूछेंगे कितने ज़्यादा, जो मैंने अभी डिस्कस किया इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन कौन सी रही है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये रही है मेंस के लिए, है ना, कि प्रायद्वीपीय के अन्य
नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अब यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी में होती है और उत्तर पूर्वी मानसून कब होती है, ये होती है बरसात में, सॉरी सर्दी में, बरसात तो होता ही है। ठीक है, ये चीज़ आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठंडी गर्मी ये सीजन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इस नदी की द्रोणी का 3 प्रतिशत भाग, इस नदी द्रोणी की 3 प्रतिशत भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग कहाँ पर है, तमिलनाडु पड़ता है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ध्यान रखिएगा। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन कौन सी है, ये है काबिनी, भवानी और अमरावती। काबिनी, भवानी और अमरावती, ये थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब फैक्ट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, अब बात आती है किसकी, नर्मदा नदी की। किसकी, नर्मदा नदी। इसमें क्या है, नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से, नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा उत्पत्ति कहाँ से होती है, यह कभी कभी महत्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई, किससे, भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। याद रखिए पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज क्या है कि ये क्या है कि दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य, मतलब दक्षिण में अगर एक तरफ कौन सी है, देखिए एक तरफ है सतपुड़ा और ऊपर क्या है, विंध्याचल श्रेणी, और इससे होते हुए जो भ्रंश घाटी बन रही है, है ना, इससे बहती हुई क्या है, संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड बनाती है। महाखड्ड जानते बताया। उसके बाद जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर बनाती है, तो ये जबलपुर के पास में ही है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आगे चलें। देखिए लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नद मुख बनाती है। कितना, 27 किलोमीटर लंबा क्या बनाती है, ज्वार नद मुख। अब ये पता होना चाहिए ज्वार नद मुख क्या है ना, डेल्टा नहीं बोल रहा हूँ, ज्वार नद मुख बोल रहा हूँ। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना इस नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना ध्यान रखिए किस पर बनाई गई है, पता चले यही भूल गए। ठीक है, तो यहां तक जो है हम, बाकी ये देखिए नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा नदी का दक्षिण संरक्षण के लिए है, ये सब तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी तो खत्म ही है कम चैप्टर। अब ये देखिए तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदी है। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुलताई से निकलती है। क्या, मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुलताई से निकलती है। उसके बाद आंकड़े हैं कि यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। बस इतना, थोड़ा ज़्यादा बहुत कुछ नहीं। ठीक है, आंकड़े जरूरत नहीं उतना याद रखने की। उसके बाद एक आता है क्या, ये देखिए अरावली के पश्चिम में, ये ध्यान रखिएगा कि लूनी जब बात हो, लूनी की जब भी चर्चा हो तो क्या कहेंगे कि अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, राजस्थान का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं, किसमें सरस्वती और सागरमती, ध्यान रखिएगा, सरस्वती और सागरमती। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं कि सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़, ये गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। ये लाइन थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। उसको कहता है कि यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। अरावली ध्यान रखिए बस, लूनी और अरावली थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा साथ में, ऐसा नहीं कि पता चला आप कंफ्यूज होगा, राजस्थान एरिया में है ना, कभी कभी आप डाउट में जाएंगे लूनी है कहाँ बेसिकली, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है। कहाँ तक? तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए कहाँ पर चली जाती है? कच्छ के रन में जा मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, मतलब कम समय के लिए होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए ये है नदी जल की उपयोग सीमा। ठीक है, नदी जल की उपयोग सीमा, इसको आप जो है अपना खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आज के पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या शुरू करते हैं। उम्मीद है कि हिस्ट्री कोई चैप्टर लेके आते हैं या ज्योग्राफी चले, कुछ तो चलेगा ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।